हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं संप्रभुता की एकत्ववादी और बहुलवादी अवधारणाएं, सॉवरेनिटी की मोनिस्टिक और प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट्स। पहले हम संप्रभुता से क्या तात्पर्य है वो समझ लेते हैं। संप्रभुता को हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार उसका जिक्र आ चुका है जब हमने राज्य के एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ा था। तब हमने संप्रभुता को जाना था कि ये राज्य का एक अनिवार्य तत्व है और कोई भी संगठन जिसके पास संप्रभुता नहीं है वो राज्य नहीं कहला सकता। और बाकी जो 3 एलिमेंट्स थे, जनसंख्या, निर्धारित भूभाग, निश्चित भूभाग और एक सरकार, ये किसी के भी पास हो सकते हैं, पर जब तक संप्रभुता नहीं होती तब तक राज्य नहीं कहलाता। तो ये वो जो संप्रभुता है, आज उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उसका क्या अर्थ है, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे और इससे रिलेटेड जो 2 थ्योरीज हैं, मोनिस्टिक और प्लूरलिस्टिक, एकलवादी और बहुलवादी अवधारणाएं, वो हम देखेंगे। तो पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। सॉवरेनिटी, ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से निकला है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। यह हम अर्थ और परिभाषाएं स्क्रीन पर देख रहे हैं। संप्रभुता से तात्पर्य ऐसी सर्वोच्च सत्ता से है जिसके कानून व आदेश सर्वोपरि व अंतिम रूप से मान्य होते हैं। ये निर्णय करने की अंतिम शक्ति है। संप्रभुता युक्त राज्य आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है, मतलब ना तो कोई आंतरिक शक्ति उसके ऊपर होती है और ना ही कोई बाहरी शक्ति, मतलब कोई बाहरी देश या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी बाहरी संगठन उसके ऊपर होता है, नहीं होता। मतलब बोधा की एक डेफिनेशन, बोधा ने संप्रभुता की व्याख्या की है, उसके बारे में काफ़ी उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। Sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subjects unrestrained by law. ग्रोशियस कहते हैं, ग्रोशियस की डेफिनेशन, कि प्रभुसत्ता वह उच्चतम शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा शून्य करार नहीं दे सकती। मतलब ये कुल मिलाकर के ऐसी उच्चतम शक्ति है जिसके ऊपर और कोई नहीं होता, जिसके ऊपर कोई और नियंत्रण नहीं होता। जेलिनेक भी कहते हैं, ये हम देख रहे हैं। जेलिनेक कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण राज्य पर उसकी इच्छा के अलावा कोई भी बंधन लागू नहीं होता और जिसे स्वयं की शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्ति द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। ये जेलिनेक की डेफिनेशन। पर कुल मिलाकर के अगर सरल शब्दों में हम इसे समझना चाहें या एक वाक्य में हम इसे लिमिटेड करना चाहें तो संप्रभुता का अर्थ है निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति या निर्णय करने की अंतिम शक्ति, मतलब वह शक्ति जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती, कोई दूसरी शक्ति संप्रभुता को अपने निर्णय बदलने के लिए या निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और ये शक्ति राज्य के पास होती ही है। राज्य तभी होता है जब संप्रभुता उसके पास होती है। संप्रभुता के 2 पक्ष हैं। संप्रभुता को अच्छे से समझने के लिए ये जान लेते हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष से मतलब है राज्य के अंदर स्थित सभी समुदाय, संस्थाएं और व्यक्ति राज्य से ऊपर नहीं हो सकती। राज्य के अंदर जो भी हैं, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राज्य से ऊपर नहीं होता। राज्य उस व्यक्ति की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। और बाह्य पक्ष संप्रभुता का, कि राज्य किसी भी मामले में, चाहे वो आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, राज्य किसी भी दूसरे संस्था या दूसरे व्यक्ति या दूसरे देश या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये दोनों चीजें हैं तो संप्रभुता होती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि संप्रभुता के लक्षण क्या होते हैं। ये वो लक्षण हैं जो जिनको सर्वमान्य रूप से वर्तमान में स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि जब हम 2 थ्योरीज बाद में देखेंगे, एकलवादी और बहुलवादी अवधारणा,
तो उसमें लक्षणों को लेकर के डिफरेंस दिखेगा, बट अब ये मान लिया गया है कि संप्रभुता के ये लक्षण होते हैं। हालांकि इस पे सब सहमत हो जरूरी नहीं है, वो हम देखेंगे भी बाद में। बहुलवादी इससे सहमत नहीं होते, पर लगभग यही लक्षण संप्रभुता के जब गिनाने हो तो गिनाए जाते हैं। पहली बात कि वो निरंकुश होता है। संप्रभुता का एक लक्षण है कि वो निरंकुश होती है, मतलब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। संप्रभुता के ऊपर कोई भी कानून भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन करवाने की स्थिति में होता है, पर स्वयं किसी के आदेश पालन का अभ्यस्त नहीं होता। हम देखते हैं कि सरकारों पर सीमाएं होती हैं, सरकारें लिमिटेड होती हैं, उन्हें उत्तरदायी बनाया जाता है, पर वो जो सीमाएं होती हैं, वो जो अंकुश होते हैं, वो सरकार की शक्ति पर होते हैं। सरकार तो सिर्फ संप्रभु राज्य की संप्रभु शक्ति का यूज करने वाला एक ऑर्गन होता है, तो उसके ऊपर सीमाएं होती है, ना कि राज्य की संप्रभु शक्ति के ऊपर। राज्य की संप्रभुता तो सर्वोपरि होती है, निरंकुश होती है, एब्सोल्यूटनेस उसके पास होती है, एब्सोल्यूट होती है। दूसरा लक्षण स्थायित्व या परमानेंस की संप्रभुता स्थायी होती है, राज्य के साथ हमेशा के लिए जुड़ी हुई होती है, और जब तक राज्य का अस्तित्व है संप्रभुता अवश्य ही होती है। ये राज्य का जीवन होती है। सरकार भले ही बदलती रहे, पर प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता। राजा मर जाता है, सरकारें गिर जाती हैं, बदल जाती हैं, शासन के स्वरूप तक बदल जाते हैं, पर संप्रभुता राज्य के साथ जुड़ी रहती है। उसकी सरकार के गिरने उठने या नई बनने से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा लक्षण संप्रभुता का सर्वव्यापकता या कॉम्प्रहेंसिवनेस। इससे मतलब है कि संप्रभुता सर्वव्यापी होती है। संप्रभु शक्ति का प्रसार, उसकी व्यापकता राज्य की सीमा के अंदर आने वाले सभी पर होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी समुदाय, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी राज्य की सीमा के अंदर होता है, उस पर राज्य की संप्रभु शक्ति होती ही है। राज्य उसके बारे में डिसीजन ले सकता है, उसका कोई भी भाग राज्य की संप्रभुता शक्ति से मुक्त नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि संप्रभुता चाहे तो अपनी इच्छा से किसी को मुक्ति प्रदान कर सकती है, जैसे राजदूतावासों को मुक्ति प्रदान की जाती है, कई बार देश के अंदर से गुजरती हुई विदेशी सेनाओं को मुक्ति प्रदान की जाती है, पर ये इच्छा से होता है। चौथा लक्षण अधेयता, इनएलिएनेबिलिटी। अधेयता कि इसको या अपृथककरणीयता, मतलब इसको राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, इसे किसी को दिया नहीं जा सकता। यदि इसको दे दिया जाएगा किसी और को, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, तो इसको देते ही राज्य समाप्त हो जाएगा। जैसे शरीर में से प्राण किसी और को दे दिए जाएं तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, वैसे ही राज्य के साथ संप्रभुता जुड़ी हुई है। अगर संप्रभुता को निकाल देंगे तो राज्य नहीं बचेगा, और ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि संप्रभुता एक उसका एसेंशियल एलिमेंट है। संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य वैसे भी होता ही नहीं है। पांचवा लक्षण अविभाज्यता या इनडिविजिबिलिटी, कि ये संप्रभुता एक होती है, इसमें एकत्व होता है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको बांटा नहीं जा सकता। मतलब एक राज्य में दो संप्रभुताएं नहीं हो सकती, मतलब दो समानांतर सत्ताएं नहीं हो सकती। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि बहुलवादी इससे सहमत नहीं मिलेंगे हमें, पर सर्वमान्य जो लक्षण गिनाए जाते हैं संप्रभुता के, कि ये इंडिविजुअल होती है, राज्य में संप्रभुता एक ही होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। छठी बात मौलिकता, ओरिजिनलिटी, कि ये किसी के द्वारा रचित नहीं है। ओरिजिनल इसलिए क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये तार्किक दृष्टि से इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि यदि कोई इसको रचेगा, कोई इसका रचयिता होगा, तो डेफिनेटली वो इसके ऊपर होगा, तो ये तार्किक दृष्टि से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं होता है। तो इसलिए इसको मौलिक माना जाता है कि इसको किसी ने नहीं रचा है और ये ओरिजिनल है, मौलिक है। सातवीं बात अनन्यता, कि संप्रभुता अनन्य होती है, एक्सक्लूसिव होती है, और एक राज्य में एक ही संप्रभुता हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आदेश देती है। राज्य के भीतर एक और राज्य की अवधारणा गलत है। यदि ऐसा कभी हो जाता है तो एक उसमें से
जो सत्ता का उपभोग कर रहा होता है वो अवैध होता है। केवल एक ही संप्रभु हो सकता है, एक ही संप्रभुता हो सकती है। वो एक्सक्लूसिव होती है, अनन्य होती है और वैध रूप से वही जनता को आदेश दे सकती है। ये संप्रभुता के लक्षण हम देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर के संप्रभु वह होता है जिसके ऊपर अन्य कोई शक्ति नहीं होती, या संप्रभुता निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।